हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे और टेट्रावैलेंसी क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे। और हम देखेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे टेट्रावैलेंसी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन की एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये 30 लाख टू अबव कंपाउंड बनाता है। तो इसकी स्पेशल एबिलिटी के अंदर ही एक एबिलिटी का नाम है टेट्रावैलेंसी। सो टेट्रावैलेंसी इन कार्बन के अंदर हम पहले जानते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होती है। अ कार्बन एटम हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका जो पहला सेल होता है दैट इज कॉल्ड के शेल फुल फिल्ड, वो पूरी तरह से भरा होता है। और उसका जो एल शेल है हाफ फिल्ड, वो आधा भरा होता है। क्योंकि जो एल शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके पास होते हैं 4, इसलिए ये हाफ फिल्ड होता है। शोविंग कार्बन टू बी अ डाइवेलेंट बट इन एक्चुअली कार्बन टेट्रावैलेंसी इन कंबाइंड स्टेट। और ये हमेशा क्या करता है, कंबाइंड स्टेट में होता है और ये टेट्रावैलेंसी में रहता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन टेट्रावैलेंस का ही क्यों है, ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है। टेट्रावैलेंसी के बाद ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी एटम के पास आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज गेन करेगा, सॉरी ऑलवेज लूज करेगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज करो अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 है। तो आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑलवेज क्या करते हैं, इट्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। और इनके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑलवेज क्या करते हैं, गेन करते हैं, इट्स गेन इलेक्ट्रॉन। इसके इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हम वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, शेयर करता है। कार्बन ऑलवेज अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर क्यों करता है। सो सपोज करो इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी किसी से अपने पास लेता है ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 है और 4 और आ जाए, वो उसका आउटर मोस्ट शेल जो है पूरा भर जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कहता है इन कार्बन नंबर ऑफ एटम 6 प्रोटॉन। आपको पता है एक कार्बन के पास उसके एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं। आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 6 प्रेजेंट इन अराउंड द शेल। और कार्बन के शेल के अराउंड में देखो, यहां पर आप इस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसके अराउंड में 2 सर्कल है और दोनों सर्कल में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड 4 इलेक्ट्रॉन गेन, और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर शेल को पूरा भरना चाहता है। द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहां पर 4 और 4 और गेन कर लेगा 8 और ये 2 10, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए। सो इट हैज नो मोर पावर टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी स्पेशल क्या एबिलिटी है कि इसके
एटम के पास उतनी पावर नहीं है जिसकी वजह से इसके एटम में उतनी पावर नहीं है जिसकी वजह से वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। सो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, अगर वो गेन नहीं करता तो क्या पता वो लूज कर सकता हो। तो हम लूज के बारे में देखते हैं। वही बात है, कार्बन के बाद 6 प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है इफ लूज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, निकाल देता है, यानी कि अगर वो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक शेल को हटाना चाहता है ताकि इसका जो पहला सेल है वो भरा रहे, तो क्या कहता है, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी बॉडी से छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ये क्या कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। तो यहां पर ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो यही कंडीशन की वजह से देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए कार्बन हमेशा क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो हम देखते हैं अब आगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीथेन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है वो, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन मॉलिक्यूल है। कार्बन एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन, पता ही है आपको कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो इट रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपने ऑक्टेट को, अपने रिंग को पूरा भर सके। ईच ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है हर हाइड्रोजन एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने शेल को भरने के लिए, ड्यूप्लेट बनाने के लिए। सो इट रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। देयरफॉर ईच हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन एटम, सो इट कैन मेक मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, एक कार्बन चारों हाइड्रोजनों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ये कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, और इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया। और कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, और इस तरीके से ये बन गया हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला और सिंपल जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मीथेन मॉलिक्यूल। सो इसके मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, कुछ इस तरीके से कभी दिखेगा आपको देखने में, कभी इस तरह भी दिखेगा लिखने में, कभी इस तरह भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन का। तो मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू भी बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक मॉडल है, आप यहां देख सकते हो, ये देख रहे हो, दैट इज अ कार्बन, सेंटर में कार्बन है, कार्बन को अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 1 2 3, यहां पे आप देख रहे हो 1 2 3, और चौथा हमारा ये है, यानी कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। इस तरीके से जो ये है, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, देखो आप ध्यान से देख लो, दैट इज कॉल्ड मीथेन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मीथेन मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल के अंदर 2, दूसरे सेल के अंदर 4 आते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6 आते हैं। सो ईच कार्बन एटम रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड ईच ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। सो कंप्लीट ऑक्टेट लेवल। तो आपको पता ही है कार्बन को 4 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, कार्बन की रिक्वायरमेंट 4 की है और 2 ऑक्सीजनों को आपस में मिलना पड़ा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 2 है और दूसरे के पास भी 2 है, दोनों ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिए, क्योंकि इन दोनों को अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे वो क्या कर रहे हैं, 2 इसको दे रहे हैं तो 2 इसे ले भी रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए। इस तरीके से इन्होंने आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके डबल बॉन्ड के थ्रू अपना जो है ये
कंपाउंड बना लिया, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड्स मैं इसका मॉडल भी दिखाता हूं आपको। तो देखो ये इसका मॉडल है, ये इसका मॉडल है। ये रहे यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सेंटर में कार्बन मॉलिक्यूल। देखो कैसे आपस में जुड़ा हुए हैं। मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाता हूं कि ये कैसे हैं। सो फ्रेंड्स आप ये देखो, ये एटम टेट्राहेड्रल है, दैट इज अ कार्बन। कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखो आप, टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखो आप, टेट्राहेड्रल है। और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये एक ऑक्सीजन से शेयर होंगे, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ये दूसरे ऑक्सीजन से शेयर होंगे। और आप यहां देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं ताकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल सके। और ये आपका एक और अनदर ऑक्सीजन है, इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं ताकि कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले सके, ताकि इसके पास 6 और 2 8 हो जाए, ऐसा सेल कंप्लीट हो जाए। सो फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, और इसने अपने इस साइड ऑक्सीजन के ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपने अनदर ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। सो फ्रेंड्स इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको हिंदी में कार्बन के अपर रूप भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स आप अपर रूप से समझ ही गए होंगे, जैसे आटे से हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन उसका जो मूल चीज है वो तो आटा ही है ना। उसी प्रकार यहां पर भी आप देखेंगे कि कार्बन सिर्फ कार्बन का ही बना है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखावट अलग है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बनावट सेम है, लेकिन उसकी जो दिखावट है वो अलग अलग है। इसी को ही हम अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे आप देखोगे ग्रेफाइट और डायमंड, दोनों को फिजिकली देखो तो अलग अलग नजर आता है। एक तो नजर आएगा ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार दिखेगा आपको, एक नजर आएगा ओपेक्यू, ब्लैक, जिसके हम आर पार नहीं देख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। सो फ्रेंड्स आज हम अलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अलोट्रॉप्स क्या होता है, तो पहले क्या बात हो रही है, अलोट्रॉफी क्या होती है। द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर कोई एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी is called allotropy, and the various forms are called allotropic form और allotropes. So friends आप इसे साफ साफ समझ गए होंगे कि मैंने आपको अभी क्या समझाया। क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट है, और अमोर्फस फॉर्म जो है उसकी कोलन, चारकोल एक्सेट्रा हैं। सो फ्रेंड्स एक नोट भी है, नोट देख लीजिए। वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड फाउंड इन इंडिया, इट्स वेट अप्रोक्स 105 कैरेट। दुनिया का, पूरी विश्व का एक जो डायमंड, सबसे जो बड़ा डायमंड है वो इंडिया में पाया गया था, जिसका वजन 105 कैरेट का था। इट्स कॉल्ड कोहिनूर डायमंड। ये कोहिनूर की खान से पाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था कोहिनूर डायमंड। और इट्स एम्बेडेड इन द क्राउन ऑफ द क्वीन महारानी विक्टोरिया। इट्स प्रेजेंट इन लंदन। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे इंडिया का जो सबसे कीमती रत्न तो जो डायमंड था वो आज हमारी जो इंग्लैंड की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया, उनकी ताज के अंदर जड़ा हुआ है, जिसका वजन 105 कैरेट का है। सो फ्रेंड्स आपने अलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट।
सो फ्रेंड्स पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं. इट अकर्स नेचुरली इन फ्री स्टेट बट समटाइम it can make artificially when we use graphite applied with a high temperature and pressure, so artificially it can be made small size. So friends, अब मैंने आपको अभी क्या बताया, देखो जो नेचुरली डायमंड जो है उसका जो साइज बड़ा भी मिल सकता है, और वो नेचुरली जो होता है कोयले की खानों से जो है वो डायमंड निकाला जाता है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोहिनूर डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, जो आज महारानी विक्टोरिया के सर के ताज में जड़ा हुआ है, जो कि इंडिया से पाया गया था. लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. अगर हम किसी ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे उसको ट्रीट करें तो वो जरूर उससे डायमंड कन्वर्ट किया जा सकता है. लेकिन मैन मेड डायमंड जो होते हैं उसके साइज हमेशा छोटे बनते हैं, बड़े नहीं बनते. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस सो इट यूज इन द टॉप ऑफ ड्रिलिंग मशीन. तो कहने का मतलब क्या है, ये एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि घिसता नहीं है, इसीलिए इसकी जो नोक है वो कभी घिसती नहीं है, इसलिए इसको ड्रिलिंग मशीन की टिप पे लगाया जाता है ताकि इससे ड्रिल करते समय उसकी नोक जो है वो टिप जो है वो घिसे ना. इट हैज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इसकी रिलेटिव डेंसिटी भी हाई होती है. इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज. ये जो ट्रांसपेरेंट होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, चमक ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको हम ज्वेलरी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जेवर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट एंड इट अकर एज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स. तो ये सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, हर तरह के सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाया जाता है. ग्रेफाइट की बात करते हैं. इट अकर्स नेचुरली एंड इट इज मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली. हम इसको आर्टिफिशियली मैनमेड द्वारा भी बना सकते हैं और हम इसको नेचुरल भी ले सकते हैं. इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी टच. ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और ग्रीसी टच में होते हैं. इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, और ये स्लिपरी भी होते हैं. सो इट इज यूज इन अ निब ऑफ द पेंसिल एंड मोबिल ऑयल. इसीलिए हम इसका इस्तेमाल पेंसिल के सिक्के में और इंजन ऑयल में करते हैं, क्योंकि ये स्लिपरी होता है, इसकी वजह से इंजन की लाइफ बनी रहती है. इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 2.3. इट इज अ ब्लैक कलर एंड ओपेक्यू सब्सटेंस. ये ब्लैक कलर का होता है और ओपेक्यू होता है, इसके आर पार हम देख नहीं सकते. सो फ्रेंड्स, अब मैं इसके स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं. देखो, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डायमंड, और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है. सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो ये टॉपिक खत्म होता है. अगर आपको मेरा चैनल कैसा लगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसका जो भी आपकी राय विचार है, जो भी आपके थॉट्स है, वो मेरे कमेंट में जरूर लिखे. मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे.